नमस्ते। ओम। शुभ प्रभातम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। करे योग, रहे निरोग। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरा फिर से सादर प्रणाम ओम है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से इस फेसबुक पेज लाइव के माध्यम से योग को एक नया आयाम देने की जो पहल शुरू हुई है बीते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 से, उसके लिए मैं इस संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई श्री तपन सिसोदिया जी को भी मैं दिल से बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे फेसबुक पेज पर अपने आमंत्रित किया है। और मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से अपने सभी बड़े गुरुजन और बड़े भाई मातृशक्ति बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम और ओम है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं योग प्रशिक्षक अर्जुन सिंह उत्तर प्रदेश जौनपुर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो योग के क्षेत्र में जो एक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा एक योग प्रशिक्षक या बहुत बड़ा योग गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारी जो योग से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने योग की बारे में शुरुआत की थी। योग क्या है उसको जानने का मेरा पूरा इच्छा था, और जानने के साथ साथ मैं योग से इतना अच्छा जुड़ गया कि उस दौरान मैंने 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कर लिया। उसके बाद मित्रों, मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से 2 वर्षीय MA इन योग में एडमिशन ले लिया। वर्तमान में मैं इस समय सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। और मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कल मेरा एक बहुत बड़ा संकल्प है जो हम कल से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दिनांक 1 तारीख सितंबर 9वां महीना 2020 से हमारी जौनपुर योग मंदिर जौनपुर का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि दोस्तों हमारे जौनपुर में योग की कोई बड़ी संस्था नहीं है। योग के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि हम योग कहाँ जा कर के करें, कौन इसके बारे में हमें बताएगा या इसको करने से क्या लाभ होने हैं। आज योग का जो प्रचलन पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो हो गया है, तो लोग जान तो रहे हैं, लेकिन उसे करें कैसे, कैसे होगा, ये जागरूकता हम लोग फैलाने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं, ताकि जन जन तक योग का जो विस्तार हो वो लोगों तक पहुँचे। तो मेरा जो प्रयास है मित्रों, योग मंदिर जौनपुर, मेरा संकल्प है कि हमारे इस ज़िले में योग
मंदिर का एक भव्य निर्माण हो, ताकि हमारे जौनपुर वासी, साथ ही साथ हमारे देश के, प्रदेश के, जो भी अन्य राज्यों के जो भी सभी लोग हैं, उस मंदिर में आकर के योग को एक नए आयाम के तौर पे आगे ले जाएं और हमारे सभी लोग योग से जुड़ करके अपने आप को लाभान्वित करें। ये मेरा संकल्प है। कल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ मित्रों। साथ ही साथ आज का जो विषय है, आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि विषय के अनुसार रोज़ यहाँ पर कार्यक्रम होते आ रहे हैं। दैनिक दिनचर्या में आसन प्राणायाम का महत्व क्या है, इस पे हमने इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीधे तौर पे कि आसन और प्राणायाम, हम सभी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्हें ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आसन से क्या लाभ होता है, प्राणायाम करने से हमारे शरीर पर और मन पे, हमारी चेतना पर क्या लाभ होता है। ये हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ हम सभी को फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं आसन क्या है। आसन का मतलब क्या है, आसन को करते कैसे हैं और आसन से क्या लाभ होने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा एक हो जानी चाहिए। तो देखिए, सबसे साधारण भाषा में समझने का प्रयास करिए। आप सामान्य रूप से एक योगा मैट हो या कोई स्थान हो, किसी भी स्थान पर आप आराम से बैठ गए, बैठ करके आपने कुछ मुद्राओं का चयन किया और किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित किया, अपने शरीर को स्थिरतापूर्वक, दृढ़ता से एक स्थिति में कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए आपने उसे रोक करके रखा। तो एक स्थिति में आपकी शरीर रुक जाती है, वह एक आसन है। आप कहेंगे कि बैठ करके आपने आसन किया, ठीक है, खड़े होकर भी आसन किए जाते हैं, लेट कर भी आसन किए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, और ये होता भी है, कि एक स्थिति में आप कुछ पल के लिए रुक जाइए, स्थिर हो जाइए। चाहे आप खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, किसी भी एक स्थिति में अपने शरीर को रोक करके आपने जो दृढ़ता दिखाई है, वो क्रिया आपकी आसन कहलाती है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखासनम, उन्होंने स्थिर सुखासनम सूत्र दिया है। इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि सुखपूर्वक, आरामदायक स्थिति में बैठना आसन कहलाता है। तो मित्रों, ये छोटे छोटे परिभाषा के तौर पे हमें जान लेना चाहिए कि आसन क्या है। अब आइए उन लोगों के लिए मैं बात करता हूँ कि आसन किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, निरोगी है, वो कोई भी आसन, कठिनतम आसन हो
वह कर सकता है और बहुत ही लयबद्ध तरीके से प्रयास करेगा तो कठिन से कठिन आसन भी कर सकता है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो बचपन से ही कठिन से कठिन आसनों का अभ्यास करें, ताकि उनका शरीर हो वो एक परफेक्ट शेप, आज के समय में देखा जाए तो बॉडी का जो परफेक्ट शेप होता है वो आकार ले, तो वो आप आसन करके अपने शरीर को उस स्थिति तक ला सकते हैं। अब बात करते हैं आसन कौन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति गंभीर रूप से किसी समस्या से या किसी बीमारी से ग्रसित है, उन्हें आसन नहीं करने चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है पेट में या हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, या फिर आपके किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे अगर कि कोई गंभीर समस्या ऑपरेशन से हो तो उन लोगों को आसन नहीं करने चाहिए। और यदि वो आसन कर भी रहे हैं तो बहुत ही सहजता के साथ किसी एक विशेष योग प्रशिक्षक के सामने ही उन्हें आसन करने चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा चर्चा आसनों पर। अब आइए बात करते हैं आसन को करते कैसे। सामान्य रूप से आसन जो हम लोग करते हैं उससे क्या लाभ होने ये जानिए। जैसे अब मैं इस समय जिस आसन में बैठा हूँ, इस आसन को कहते हैं एक पाद पद्मासन, या फिर इसको हम सिद्धासन भी कहते हैं। तो इस आसन में बैठने से आपके पैर की, आपके कमर के नीचे की जो हिस्सा होता है, प्रोस्टेट संबंधित जो समस्याएं होती है, साथ ही साथ आपके पेट, आपके आंतों पर, आपकी किडनी पर, इन सारी चीज़ों का, हमारे भीतरी अंगों का एक बहुत ही अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ताकि हमारा अंदर से जो भीतरी अंग है वो बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। तो इस आसन में बैठने से ये सारे लाभ होते हैं। साथ ही साथ महर्षि मुनि लोग भी इस आसन में बैठ करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त किए हैं, इसलिए इसको सिद्धासन भी कहा जाता है। अब आते हैं पद्मासन पे। ये देखिए पद्मासन। पद्मासन में बैठने से आपका कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका गर्दन, आपका पूरा शरीर, हमारे शरीर में 7 चक्र जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वैसे तो चक्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन प्रमुख रूप से जो 7 चक्र पाए जाते हैं वो एकदम एक सेंटर में हो जाते हैं। तो पीछे से उन चक्रों की शुरुआत होती है। 7 चक्रों के बारे में हमने बात की है तो उसके भाई नाम भी जान लीजिए। स्वादिष्ठान, नीचे से शुरुआत करते हैं, मूलाधार, मणिपूरक चक्र नाभि के एकदम बीचों बीच सेंटर में पीछे की ओर होता है, हृदय के बीचों बीच पीछे की ओर अनाहत चक्र, गर्दन के बीचों बीच कंठ पे कंठास्थि जो हमारी है यहाँ पर विशुद्धि चक्र, साथ ही साथ दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र, और जहाँ हमारी शिखा निकलती है वहाँ पे सहस्त्र चक्र होता है। तो ये चक्र पूरी तरह से एकदम एक सीधे में हो जाते हैं पद्मासन में बैठने से। तो आइए कुछ आसन भी करके हम आपको बताते हैं। ये था पद्मासन। अब देखिए ये जो आसन है वो दंड आसन। पैर को हमने फैला लिया, दंड आसन। इस आसन में बैठने से आपका जो बॉडी पोस्चर है वो पूरी तरह से एकदम सीधा, अलाइनमेंट सीधी। अब इसमें आप करते हैं एक आसन, उस आसन का नाम है वक्रासन। जैसे आपने बायां पैर मोड़ा, ठीक है, बायां पैर मोड़ने के साथ साथ आप अपने हाथों की स्थिति को भी देखेंगे। आपकी हाथ जो है कमर से बिल्कुल सटी हो पीछे की ओर, ताकि हमारा जो हमारा बॉडी है वो पूरी तरह से सीधा हो। तो जो पैर मोड़े रहते हैं वो हाथ भी हमारा मुड़ा होता है पीछे की ओर। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं इस तरह से, फिर बाएं पैर के घुटने से ऐसे क्रॉस करते हैं, दाहिने पैर के घुटने पे ऐसे पकड़ लेते हैं,
जो व्यक्ति पकड़ सकता है अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ सकता है वो आधा भी कर सकता है। इतना होने के बाद आपका ये जो फेस है वो विपरीत दिशा में टर्न कर लेते हैं। इस आसन में रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, वापस आते हैं। तो इस आसन में रुकने से आपका जो ये कमर का भाग है ये मुड़ता है। इस आसन का नाम है वक्रासन। इससे जो हमारे लाभ होते हैं, तो पाचन संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें बहुत लाभ होता है, साथ ही साथ कमर दर्द में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये आसन हमारा है वक्रासन। आइए अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। तो पेट से संबंधित जो समस्या है और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें भी बहुत लाभ होता है। देखिए इस तरह से हाथों को हम इस तरह से पहले शुरुआत करते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, लेकर के जाते हैं, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचते हैं ताकि हमारा बॉडी पूरी तरह से आगे की ओर झुक सके। ये हमारा जो पेट का भाग है वो पूरी तरह से दबता है इसमें। ऐसे अंगूठे को आप पकड़ सकते हैं। फिर अपना जो नॉस्ट्रिल है घुटने को टच करता है या दोनों घुटने के बीच में आता है। कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं इस तरह से वापस। तो ये आसन है वक्रासन का। आइए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आसन हम आपको लेट कर भी किए जाने वाले आसन के बारे में बताते हैं। इसका लाभ क्या है। इस तरह से आप लेट जाइए पीछे की ओर। अर्धहलासन। अर्धहलासन करने से आपको पेट संबंधित, साथ ही साथ कमर संबंधित जो भी आसन है उसमें लाभ होता है। तो अर्धहलासन आप ऐसे कर सकते हैं। पेट को कम करना है तो भी आप अर्धहलासन कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सर्वांग आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो सर्वांग आसन करने के लिए पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर कमर से पकड़ लेते हैं। ये है आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन, इसमें आपका जो ब्लड है वो पूरी तरह से नीचे की ओर आता है। पैर को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाते हैं, जमीन से नीचे की ओर लगा देते हैं पैर को, हाथ को पूरा सामने की ओर। तो ये आसन जो है हल आसन कहलाता है। वापस आते हैं। तो इससे आपकी पेट संबंधी जो भी समस्याएं हैं, कमर संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनमें आपको लाभ मिलता है। आइए एक आसन और करेंगे, मरकट आसन। महिलाओं में कमर दर्द की बहुत समस्या होती है, तो मरकट आसन। दोनों हाथ फैला लेते हैं, पंजा, घुटना, एड़ी आपका सटा होता है। ये देखिए इस तरह से। फिर एक साइड घुटने को झुका देते हैं और आपका जो फेस है वो विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। 2 सेकंड के लिए रोक के रखते हैं। इसमें जो एक खिंचाव होता है वो आपके कमर पे होता है। तो महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या आती है उसके लिए बहुत बढ़िया, लाभकारी, सबसे उत्तम आसन माना जाता है मरकट आसन। इस आसन का नाम है मरकट आसन। थोड़ा सा पैरों में गैप करते हैं मरकट आसन का दूसरा भाग, जिससे आपके घुटने आपके टखने पर आते हैं, उसमें बहुत लाभ करता है। साथ ही साथ हम आपको बताते भी चल रहे हैं और करते भी चल रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो पैर दूसरी दिशा में होगा तो चेहरा आपका विपरीत दिशा में। मरकट आसन का तीसरा भाग भी आपको बता देते हैं। एक पैर को ऐसे उठाते हैं और
दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके ऐसे खींच लेते हैं पैर को, इस चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में। ये था मर्कटासन का तीसरा भाग। ऐसे दूसरी तरफ से जो भी हमारी माताएं बहनें देख रही हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। वापस आते हैं, बैठते हैं। जब भी हम बैठेंगे बाएं करवट की तरफ होकर के। तो ये कुछ आसन थे जो हम पीठ के बल लेट करके किए हैं। बच्चों के लिए भी कुछ आसन हम बता दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा होता है, उनका मन भी लगा होता है, इंटरेस्ट भी होता है उनको सीखने में, करने में। तो आइए, एक आसन जो बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आती है, साथ ही साथ आपके पैरों का स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा होता है। तो पैर को सामने से इस तरह से खोल लेते हैं। जो लोग लेग स्ट्रेच कर नहीं पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और आसान सा उपाय है कि दोनों पैर को सामने से आप जितना खोल सकें उतना खोल लीजिए। अगर आप आधा खोल रहे हैं, आधा इतना, तो इतना खोलिए, इतना खोल के इतना पकड़ लीजिए। फिर ऐसे सामने की ओर झुकना होता है इस तरह से। और जो लोग थोड़ा सा और खोल सकते हैं वो और खोल लेंगे। बस इतने पे उनको ऐसे से करना है, सीधा सामने की ओर। और जो हमारे भाई लोग थोड़ा और खोल सकते हैं वो और खोल लेंगे, दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेंगे। बस, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो जंघे के सबसे मूल भाग है, जंघा का जो मूल भाग है, वहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये पिंडलियों के नीचे, ये घुटने के नीचे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। तो इस खिंचाव को बहुत ही आराम से, सहजता से, धीरे धीरे थोड़ा सा इस पर प्रेशर देते हैं। बॉडी को नीचे की तरफ लटकाते हैं, ऐसे ऐसे धीरे 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 खींचते हुए। जब हम ऐसे नीचे की ओर जाते हैं ना, तो ये हमारा पूरा जो पार्श्व का भाग है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खिसकता जाता है। तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद ये धीरे धीरे जब आप इस पे अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस आसन को आराम से सुखपूर्वक कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से जो भी आसन करिए सुखपूर्वक करिए। फिर धीरे से वापस। इस आसन को मैं बता दूं, इस आसन का नाम है भू नमन आसन। जो अभी मैंने ज़मीन को अपनी ठोड़ी लगाई थी वहाँ पे अपना सर भी लगा सकते हैं। तो इस आसन को भू नमन आसन भी कहते हैं। पार्श्व से देख लीजिए, सामने से नहीं देख पाए थे आप लोग, तो इस तरह से ऐसे। तो भू नमन आसन। समय के साथ हमें चलना है, तो अभी हमें प्राणायाम पर भी कुछ चर्चाएं करनी है। एक आसन और हम आपको बता दें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, शीर्षासन। शीर्षासन में मित्रों, ऐसे आप वज्रासन में आ गए, किसी भी तरीके से आपको शीर्षासन करना है। तो ये जो हमारा हाथ को ऐसे ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप बनाने के बाद ऐसे ज़मीन पर लगाते हैं। अब आपका जो ये सर का भाग है, इसको ज़मीन पे सिर्फ टच भर होता है, बस हल्का सा सिर्फ उस पर स्पर्श रहता है, बाकी और कुछ नहीं। इस पर प्रेशर नहीं देते हैं। इस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे, दबाव देंगे तो हमारे शरीर के लिए, हमारे सिर के लिए नुकसानदायक ही होगा। तो सारा बल जो होता है हमारे हाथों पर होता है। सर सिर्फ स्पर्श होता है आपका सिर ऐसे। तो हाथों को पूरी मजबूती के साथ जकड़ ली, पैर को थोड़ा सा ऐसे, बहुत ही आराम से ऐसे उछालना होता है पैर को धीरे धीरे। स्टार्टिंग पोजीशन, जब धीरे से आपने पैर को यहाँ तक कंट्रोल कर लिया, आधा कंट्रोल करने के बाद धीरे से ऊपर की ओर फैला देते हैं। कुछ सेकंड रोक के रखते हैं,
चेहरे पर एक मुस्कान होती है, प्रेशर नहीं होता है। आराम से वापस आ जाते हैं। तो ये आसन था शीर्षासन, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। शुरू में बच्चे इसको दीवार के सहारे कर सकते हैं, माँ बाप के निगरानी में घर पे कर सकते हैं, योग प्रशिक्षक के सामने कर सकते हैं, ताकि वो उनको इस आसन को करने में कोई कठिनाई ना हो। एक आसन और मैं आपको बता दूं, वृश्चिक आसन थोड़ा सा एडवांस आसन कहलाता है। जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए ये होता है, सभी के लिए नहीं है। इसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इस तरह से। था वृश्चिक आसन। महिलाओं के लिए भुजंगासन, ये कुछ आसन मैं सबको मिला करके बता रहा हूँ। आइए धनुरासन करते हैं। जब भी आसन को आपने किया तो आपके शरीर में कुछ हलचल होती है, खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है। तो आपका जो हार्ट बीट है थोड़ा बढ़ जाता है। जब हार्ट बीट बढ़ गया तो 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। दैनिक जीवन में योगासन हमें करने चाहिए। इसका लाभ धीरे धीरे हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। मोटापा जैसी गंभीर समस्या में लाभ बहुत अच्छा। यदि आप एक आसन और मैं बता दे रहा हूँ शुगर वालों के लिए, तो दैनिक जीवन में शुगर वालों के लिए रामबाण समझिए, मंडूक आसन। मुट्ठी वैसे बंद करते हैं, नाभि के पास लगाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखते हैं तो हमारे पेट में एक हलचल सी होती है, उसको महसूस करना होता है। वापस आते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है। मंडूक आसन एक तरीका और है। बाएं हाथ को या दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर, या हाथ को इस तरह से श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, नीचे की ओर झुकते हैं। कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखते हैं। सांसों की गति सामान्य होती है। हमारे पैंक्रियाज, हमारा लीवर, अंदर से हमारी आंतें संकुचित होती हैं, तो जो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इंसुलिन का स्रावण इसको करने से बढ़ जाता है। तो शुगर वालों के लिए, मधुमेह वाले रोगियों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को आसन के बारे में बताया, करके भी दिखाया, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। बच्चों के लिए एक आसन है ताड़ासन,
वो भी बहुत ही अच्छा आसन है, उनको भी करना चाहिए। खड़े होकर के दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की ओर खींच देते हैं तो ताड़ासन हो जाता है, खड़े होकर के पंजे के बल। आइए अब हम थोड़ा प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणायाम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम। प्राण क्या है? प्राण मतलब हमारी प्राण शक्ति, प्राण वायु, एक ऑक्सीजन जो हम सांस भरते हैं छोड़ते हैं, ये हमारी प्राणवायु। आयाम अपने श्वसन तंत्र को श्वासों के माध्यम से उसका विस्तार हम करते हैं। श्वासों को रोक करके श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। तो श्वासों को रोकना, श्वासों को नियंत्रित करना, लंबे अभ्यास करना, श्वासों को भीतर रोक करके रखना, श्वासों को बहुत ही गहराई से भीतर भरना और गहराई से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, श्वासों पर पूरा कंट्रोल हो, श्वासों को पूरी तरह से नियंत्रित हम हो, उसको कितना अधिक देर तक रोक सकते हैं या कितना लंबा अभ्यास कर सकते हैं, तो उससे हमारे प्राणों का विस्तार होता है। तो आयाम का मतलब होता है विस्तार। तो श्वसन तंत्र को हम जितना मजबूत बनाएंगे, जितना स्ट्रांग बनाएंगे, उससे हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा मस्तिष्क, हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, हमारा जीवन दीर्घायु होता है। इसलिए हमको प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। अब आइए प्राणायाम कौन कौन से दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उसको भी जान लेते हैं। दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा हम लोगों को करना चाहिए तो नाड़ी शोधन। जी हाँ, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सबसे प्रचलित भाषा में अनुलोम विलोम कहा जाता है। तो अनुलोम विलोम से हमें एक नहीं अनेकों लाभ होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुलोम विलोम करते कैसे। ये देखिए, ये आपकी अंगूठी है, अंगूठे को, अंगुष्ठ को तर्जनी से ऐसे लगा दिया और इसको हम अपने दाहिनी नासिका पे लगाते हैं। फिर ये जो 2 उंगली हैं ये हमारी यहाँ पर बाईं नासिका को बंद करती हैं, ठीक है। या ये 2 उंगली को हम सेंटर पे भी रखते हैं ऐसे आज्ञा चक्र पर। एक उंगली को ऐसे बंद कर लेते हैं, इधर से बंद करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो दाहिनी नासिका से सांस को भरना, नहीं सॉरी, दाहिनी नासिका से हमने बंद किया, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे। फिर जिस नासिका से आपने सांस को छोड़ा उसी नासिका से सांस को पुनः भरेंगे। फिर बंद करेंगे। फिर छोड़ देंगे। तो ये है नाड़ी शोधन की क्रिया। और भी तरीके से इसको किया जाता है। इसका एक अनुपात भी होता है, 2, 4, 6 का अनुपात, और उस अनुपात को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 2 सेकंड में सांस को भरा, 4 सेकंड आपने सांस को रोका, फिर 6 सेकंड में आपने सांसों को धीरे धीरे छोड़ दिया।
ये अनुपात आप बढ़ा सकते हैं। आप 5 सेकंड तक सांसों को भरिए, 10 सेकंड तक सांसों को रोकिए और 15 सेकंड में सांसों को छोड़िए। तो ये नाड़ी शोधन की क्रिया, जितना लंबा अभ्यास हम करेंगे हमारा अभ्यास और अच्छा होगा, हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह से मजबूत होगा। अनुलोम विलोम के और जो लाभ हैं, इससे आपका जो ये मस्तिष्क है, ब्रेन, ये पूरी तरह से एकदम स्वस्थ होता है, एकदम स्थिर होता है, एकदम नियंत्रण में होता है। आपकी जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। हमारे सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अनुलोम विलोम के एक नहीं 1000 फायदे हैं। साथ ही साथ खांसी, जुकाम, नज़ला, सर्दी, गले में खराश, साइनस, माइग्रेन वालों की जो समस्या है, सर दर्द, यदि आपको नींद भी नहीं आ रही है, अनिद्रा की समस्या है, तो भी अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। आइए अब हम अगले प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति कुछ ना कर सके वो प्राणायाम अवश्य करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसको भी बहुत आराम से सांसों को भरते हैं, धीरे धीरे। समझिए 5 सेकंड में आपने सांस को भरा, दस सेकंड में आपने सांसों को छोड़ा। जितना लंबा अभ्यास करेंगे एक सामान्य से गति है। कुछ लोग इसमें रेचक, पूरक, कुंभक भी करते हैं। सांसों को भरते हैं, रोक कर रख लिए, छोड़ दिए। सांसों का भरना पूरक कहलाता है, सांसों का छोड़ना रेचक कहलाता है, सांसों का रोकना कुंभक कहलाता है। तो अपने श्वसन तंत्र को पूरी तरह से मजबूत बनाने में भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत अच्छा उपयोग हम करते हैं। कुछ लोग इसको तीव्र गति के साथ करते हैं, तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से करते हैं। तो आपका तुरंत ही जो हार्ट है, जो लंग्स है, वो पूरी तरह से वायु से भर करके ऊर्जा से एकदम ऊर्जावान कर देता है। आपकी इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है पूरी तरह से मजबूत होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें किनको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो, उनको ये तीव्रतम गति से नहीं करना चाहिए, उनको सामान्य गति से करने चाहिए, उनके लिए लाभकारी होगा। तो अगले प्राणायाम के बारे में चलते हैं। कपालभाति के बारे में जानते हैं। कपालभाति, अगर आप योग के कुछ पुस्तकों को देखेंगे तो कहीं कहीं पर लिखा होगा कपालभाति प्राणायाम नहीं है, पर आज के समय में कपालभाति को प्राणायाम के तौर पे लिया जाता है। स्वामी रामदेव जी भी कपालभाति को प्राणायाम में ही उसके बारे में बताते हैं। तो कपालभाति से हमें एक नहीं अनेकों लाभ होते हैं। आज के समय में मानिए तो धरती की संजीवनी कही जाती है कपालभाति, क्योंकि ये हमारे पेट को पूरी तरह से स्वस्थ करता है। क्योंकि पेट से संबंधित एक नहीं अनेकों बीमारियां आपको होती हैं। तो पेट यदि आपका स्वस्थ है तो आपको कोई बीमारी छुएगी नहीं। इसलिए कपालभाति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं में जो समस्याएं होती हैं उनके लिए भी कपालभाति बहुत ही आवश्यक है। तो करना कैसे होता है ये भी ज़रा आप जान लीजिए। इस तरह से आप बैठे हुए हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ करके
ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में आंखें आप थोड़ी सी बंद करके जब करेंगे तो एक ध्यान की स्थिति के साथ आप करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जितना लंबा इस पर हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है। करना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपकी जो श्वास है उसको हमें बाहर की ओर फेंकना होता है, बाहर की तरफ छोड़ना होता है झटके से। जब एक श्वास को आप बाहर की ओर झटके से छोड़ेंगे तो आपका जो नाभि है वो स्टोक करेगा जी, स्टोक करता है, पंप करता है। तो आपका ये पाचन तंत्र, पाचन शक्ति, आपका जो इस समय सबसे ज़्यादा समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, अपच की, कब्ज की, ये एसिडिटी की, ये सारी समस्याएं जो पेट की हैं वो बहुत ही अच्छा इसमें लाभ करता है। तो कपालभाति को कम से कम स्वस्थ व्यक्ति 15 मिनट तक कर सकते हैं, और जिनको कोई समस्या है वो धीरे धीरे इसका अभ्यास 15 मिनट से बढ़ा करके आधा घंटा, 1-1 घंटा तक करें। तो उनको कब्ज से लेकर के कैंसर तक की समस्याओं में भी कपालभाति कारगर होता है, यदि आप लगन के साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे तो। आइए अगले प्राणायाम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि आप तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, दैनिक जीवन में आप काम करके आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ऑफिस का झंझट, परिवार के थोड़ी सी कोई समस्या होती है, आसपास किसी से बात विचार होते हैं, तो दिमाग पे आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, या किसी बात को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है, तो आपको अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम, जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। कैसे करना है ये जानिए। 3 उंगलियों को ऐसे आंखों पे रखते हैं, ये तर्जनी जो है भौं के ऊपर आती है, अंगुष्ठ को कान के अंदर करते हैं, और अपनी ही आवाज़ को थोड़ी सी उच्च श्वास के साथ मुख को बंद करके भौरे की तरह गुनगुनाना होता है। अंदर आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो इससे जो है आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, आपका दिमाग स्थिर होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त आपकी बढ़ जाती है। जो बच्चों के पढ़ने की शक्ति कमज़ोर होती है उनमें भी थोड़ा सा विकास होता है, बहुत अच्छा लाभ होता है। मानसिक तनाव पूरी तरह से दूर होता है भ्रामरी प्राणायाम से। इसको इस तरह से भी करते हैं, बाएं हाथ को नीचे दाहिने ऊपर, सांस भरते हैं, जितना लंबा अभ्यास आप इसका करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलिए अगले प्राणायाम के बारे में बताते हैं। उद्गीत, ओम का उच्चारण, ओमकार की ध्वनि को आप जितना जाप इसका करेंगे तो इसकी अपार ऊर्जा, अपार शक्ति जो आज के समय में लोगों को मिलती है, एक मेडिटेशन का कार्य करता है। तो ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। किसी एकांतवास में होकर के शांतिपूर्वक लंबी गहरी सांसों को भरते हैं, पूरी तरह से मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। तो उद्गीत
गीत ओम का उच्चारण प्राणायाम है। एक प्राणायाम पूरी मौनता के साथ, दृढ़ता से, शांति के साथ हम करते हैं। उस प्राणायाम का नाम है प्रणव। पूरी तरह से शांत होते हैं, अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान केंद्रित करते हैं। श्वास हमारी किस तरह से भीतर प्रवेश कर रही है और किस तरह से श्वास बाहर की ओर आ रही है, उस पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो ये प्राणायाम कहलाता है प्रणव प्राणायाम। पूरी तरह से शांत हो जाइए कुछ पल के लिए। प्राकृतिक के सौंदर्य बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रणव प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत सुकून। जीवन पूरी तरह से आनंदित होगा, मन आपका पूरी तरह से प्रसन्नचित होगा। आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल होंगे। लोगों से आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, आपकी वाणी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आप क्रोध से दूर होते जाएंगे, आपके अंदर कभी क्रोध नहीं आएगा यदि आप ध्यानपूर्वक होकर के मेडिटेशन करते हैं, प्रणव प्राणायाम करते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे आप सभी को लाभ मिलने हैं। तो ये थे प्राणायाम के बारे में। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं क्योंकि समय जो हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। योग को जितना जानिए उतना कम है। तो सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग योग करिए, निरोगी बनिए, स्वस्थ रहिए। यही प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी को योग के प्रति जागरूक भी करिए, अपने परिवार को भी, अपने आप को भी योगमय बनाइए, हमेशा आनंदित रहेंगे। तो फिर से आपको प्रणाम। एक संकल्प के साथ करें योग, रहें निरोग। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। फिनिश करते हैं।